जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। हम जिस दुनिया को जानते नहीं, समझते नहीं, धीरे धीरे जैसे हम में वो क्षमता आती है, वो बुद्धि आती है कि हाँ कुछ कुछ हो रहा है हमारे आसपास एज अ चाइल्ड, तब हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज द टाइम जब हम हमसे बड़े लोग, हमारे पेरेंट्स को, हमारे भाई बहनों को, दादा दादी, नाना नानी, हमारे दोस्तों को पूछते हैं अच्छा ये ऐसे क्यों हो रहा है। तभी से आपने अपनी क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। सो व्हेन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टार्ट सीकिंग आंसर्स टू देम, दैट इज थिंकिंग। एंड ये सब चीज हम सब कर सकते हैं। कहीं पे वो हैबिट थोड़ी सी कम हो जाती है, हम क्वेश्चनिंग करना भूल जाते हैं क्योंकि किसी ने कहा नहीं ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। एंड वो जो क्यूरियोसिटी अगर थोड़ी कम हो जाती है, दैट इज वेयर हमें लगता है कि हम क्रिटिकली उतना इवेल्युएट नहीं कर पाते, बट बचपन से हम में है। सो अब हमको उसको सिर्फ वापस से ब्रश करके पॉलिश करना है एंड वी कैन कम बैक टू इट अगेन। एंड जैसे मैंने कहा, थिंकिंग हेल्प्स टू गेट अ सेंस ऑफ द वर्ल्ड दैट वी आर इन। सो इवन फॉर बिजनेसमैन, उनके अराउंड कंपटीशन क्या कर रही है, उनके अराउंड उनके एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है तो किसी सिमिलर इंडस्ट्री ने या सिमिलर बिजनेस उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया और हम कैसे उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड जैसे मैंने कहा, 2020 में भी क्रिटिकल थिंकिंग वाज रैंक्ड एज द सेकंड टॉप स्किल फॉलोड बाय कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो क्रिटिकल थिंकिंग की आज के तारीख में बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। चाहे आप जॉब करना चाहे तब भी ये स्किल की बहुत जरूरत है, या आप अपना बिजनेस खोलना चाहे तब भी ये स्किल की बहुत जरूरत है। बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स है एंड आप जितने तेजी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना फास्ट आप लाइफ में ग्रो करेंगे। ओके, सो जैसे मैं कह रही थी, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? आप चीजें जो आपके सराउंडिंग में है, आप उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, उसको इवैल्यूएट करोगे कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये मुझे क्या बताना चाहते हैं, ये डेटा से क्या मतलब निकलता है, उस टाइप की चीजें। एंड आफ्टर दैट यू मेक अ डिसीजन। सो सारी चीजें आपने देखी, समझी, सूझी, बूझी, बट अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना है कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेनेवर यू आर फेस्ड विद अ डिलेमा। एक अगर क्रॉस रोड पे आप आ गए हो कि ये ऑप्शन पे जाना है कि ये ऑप्शन पे जाना है, क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू इन मेकिंग दैट डिसीजन कि ये मेरे लिए सही डिसीजन है। एंड अपनी पूरी सुध-बूझ, अपनी बुद्धि के साथ आप उस जब डिसीजन पे जाते हो, दैट इज द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दो एग्जांपल्स देना चाहती हूँ एंड यहाँ पे आई रिक्वायर अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। सो मेरे पास दो है, एक ये पहला है और बाद में एक और दिखाऊंगी। सो ये है गन डेथ्स इन फ्लोरिडा एंड नंबर ऑफ मर्डर्स कमिटेड यूजिंग फायर आर्म्स। सो यूएस में फायर आर्म्स, बंदूकबाजी, वो सारा वैसे भी काफी ज्यादा है। सो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है कि 1900 से लेके 2010 में ओवरऑल गन डेथ्स इंक्रीज हुए हैं कि रिड्यूस हुए हैं? कोई पार्टिसिपेंट वॉलंटियर अगर मुझे बताए, ग्राफ को देख के आपको क्या लगता है? इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज हुए कि डिक्रीज हुए? इंक्रीज। इंक्रीज। अच्छा, इंक्रीज हुए हैं, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? जिनने अभी आंसर किया प्लीज मुझे हेल्प करिए। ओके, ठीक है। सो इंक्रीज आपने उस हिसाब से तो सही जवाब दिया है, बट अगर जब हम ये डेटा देखते हैं, एक सिंपल इंसान जो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ देखता है और वो जब ग्राफ को देखता है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। फिर 2005 में एक स्टैंड योर ग्राउंड लॉ इस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद आप देखेंगे तो ये इस तरीके से ये कर्व जा रहा है, जिसके कारण इस हिसाब से हमें लगता है कि डिक्रीज हुआ है। आफ्टर this law, stand your ground law, the gunshot deaths have reduced.
बट एक्चुअली देखेंगे तो ये जो ग्राफ है हम कॉमनली जिस तरीके से देखते हैं ये एकदम उल्टा है, क्योंकि जीरो ऊपर है जबकि हमेशा जीरो नीचे होता है, एंड ग्राफ इस तरीके से होता है, एंड इस हिसाब से हम प्लॉटिंग करते हैं। बट क्योंकि इनको जिस हिसाब से अपनी न्यूज दिखानी थी, या रादर ये चाहते थे कि लोग इसको परसीव करें कि हमारे गन लॉज सेफ हैं, एंड इस कारण से हमारे जो ओवरऑल डेथ्स है वो रिड्यूस ही हुए हैं, ना कि बढ़े हैं आफ्टर दैट गन लॉ। तो कोई भी ले पर्सन जब पहली बार इस डेटा को देखता है उसको लगता है कि हाँ 2005 के बाद ये रिड्यूस हुआ है, बट जबकि उन्होंने एक्सेस उल्टे की है ताकि लोगों को मिसलीड कर सके। सिमिलरली अभी एक और आप और ये मतलब मैंने बनाया नहीं, ये एक्चुअली मैंने ट्विटर से उठाया है। सो उनने क्या कहा कि 16 मई 33 रुपए, 16 मई 2009 40 रुपए, 2014 71 रुपीज, और उसके बाद ये जो बार चार्ट है 80 रुपीज। तो इसमें क्या गड़बड़ है ये मुझे कौन बताएगा? कम ऑन, बहुत सिंपल है पार्टिसिपेंट्स। परसेंटेज डिफरेंस। यस, वॉलंटियर कोई? परसेंटेज डिफरेंस। परसेंटेज डिफरेंस है, बट एक बहुत ही बेसिक बहुत बड़ी गलती है इस ओवरऑल डिपिक्शन में। वो क्या है? Madam, before 2014, there was not his government. आप गलत एंगल में सोच रहे हैं, वो वैसा नहीं है। मैं बोल रही हूँ फॉरगेट अबाउट मोदी जी, इस पे कोई शक्ल नहीं है, आप वो सोचिए। इस डेटा रिप्रेजेंटेशन में एक बहुत बड़ी गलती है। क्या है वो गलती? मैम 71 से 80 तक जाने के बाद वो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वो डिक्रीज ऐसे दिखाया है। तो 71 से 80 वाला जो ग्राफ है, जो येलो ग्राफ है, वो एक्चुअली बड़ा होना चाहिए, ना कि छोटा। वो सबसे बेसिक कॉमन चीज है कि 33 के बाद 40 बढ़ा, 40 के बाद 71 बढ़ा, 71 के बाद 80 तो और बड़ा होना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज उनको डेटा मिसलीडिंग तरीके से बताना था तो उनने 80 को छोटा दिखाया। तो इसके बाद अगर कोई ऐसा जस्ट एक न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, रोज न्यूज़पेपर में इतने छोटे छोटे डायग्राम्स आते हैं, न्यूज़पेपर का जब डायग्राम आप देखोगे आप सोचोगे कि इधर मोदी जी है, ओवरऑल बड़ा नहीं घटा है, एंड मे बी आपके दिमाग में ये चीज फिर फिट हो जाएगी कि ओवरऑल पेट्रोल प्राइस या फ्यूल प्राइस बढ़ा नहीं है घटा है, क्योंकि आपने डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन देखा था। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द नंबर्स, आप जब इसको पिक्टोरियल फॉर्म में देखते हैं तो आपकी ब्रेन बहुत फास्ट उस चीज को रजिस्टर करती। सो अगेन दिस इज अ वेरी मिसलीडिंग वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। नंबर बिल्कुल सही है, 13% बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट एक कॉमन या एवरेज आईक्यू के आदमी इंसान के लिए ये डेटा बहुत मिसलीडिंग है, क्योंकि 80 का ग्राफ बड़ा होना चाहिए था 71 से, ना कि छोटा। तो इस तरीके से डे इन डे आउट हर दिन हम इतना सारा डेटा देखते हैं, जहां पे कंपनीज बोलिए, पार्टीज बोलिए, गवर्नमेंट्स बोलिए, कंट्रीज बोलिए, इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आप जब उसको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखते हैं, डिटेल में जाके पढ़ते नहीं है, तब आपको समझ में नहीं आता कि आप डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एंड व्हाई? क्योंकि उनने आपको पिक्टोरियली उसको गलत तरीके से दिखाया है। एंड कहीं पे दिस इज द रीजन व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम में से कोई भी उल्लू नहीं बन पाए इन सब चीजों के लिए। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल या आर्ग्यूमेंट कर रहे कि यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, हम इसमें भिड़ने नहीं जा रहे हैं। बट क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग विच विल गिव यू द टूल्स कि आप कोई भी गलत रीजनिंग को एक्सेप्ट नहीं करें, बल्कि उसके ऊपर सोचे कि इनने ऐसा क्यों बताया है, और या तो ये सही है या तो ये गलत है, या तो ये ऐसा ही क्यों बताया है, इसको इसी तरीके से रिप्रेजेंट क्यों किया। सो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू मेक दिस डिसीजन, मेक द साउंड डिसीजन। आप मैन्युपुलेट नहीं हो पाएंगे इजिली अगर आपका क्रिटिकल थिंकिंग स्किल स्ट्रांग है। किसी ने आपको बोल दिया नहीं नहीं ये सही है, नहीं नहीं वो गलत है, मैं तुझे बता रहा हूँ ऐसे ही करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकर विल नेवर गेट इन्फ्लुएंस्ड इस तरीके से। क्रिटिकल थिंकर अपना खुद का दिमाग लगाएगा, डेटा को देखेगा, डेटा से अपना
समझेगा कि क्या है और उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा। ओके, एंड व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग? क्या ये सिर्फ जॉब या बिजनेस के लिए जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पर्सनल लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। खासतौर से जैसे आप जब 10th में थे, 10th के बाद आपको डिसाइड करना पड़ा मुझे साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है कि आर्ट्स में जाना है, तब आपने विथ वट एवर रीजनिंग, मे बी आपके पेरेंट्स ने आपको बताया, भाई बहन ने बताया, या आपकी खुद की इच्छा थी कि मैं इस टाइप के करियर में जाना चाहती हूँ, तो उस हिसाब से आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट किया वो स्टेज में भी। फिर जब आप मार्केट में जाते कोई भी सामान खरीदने, आप देखेंगे छोटा पैक, फॉर एग्जांपल सनसिल्क शैम्पू है अगर, तो छोटा पैक इतने का और उससे थोड़ा बड़ा पैक में काफी आपको किफायती दिख रहा है। सो अगेन आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर रहे हैं कि 300 ml तो इतने में मिला और 500 ml तो काफी कम रेट में मिल रहा है, तो शायद मैं 500 ml लूं क्योंकि मैं रोज शैम्पू यूज कर रही हूँ या साल भर में मेरा खत्म हो ही जाएगा। सो परचेजिंग डिसीजंस में भी आपको एकदम बेसिक शैम्पू से लेके एसी या घर तक हर फील्ड में आपको क्रिटिकल थिंकिंग काम आएगा। एंड ऑल्सो व्हेन यू आर केयरिंग फॉर योर हेल्थ, कि मुझे ये रोज जंक फूड खाना चाहिए, रोज मुझे वड़ा पाव खाना चाहिए, रोज पिज्जा खाना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इससे अल्टीमेटली मेरी हेल्थ खराब होगी। मुझे टाइम पे सोना चाहिए, ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें भी अगेन क्रिटिकल थिंकिंग इज कमिंग इनटू प्ले। उसके अलावा प्रोफेशनली, जैसे मैंने कहा, बिजनेसमैन को तो दिन रात काफी सारे डिसीजंस लेने हैं, सो वहां पे क्रिटिकल थिंकिंग यूज आएगी। उसके साथ साथ इवन इफ यू आर एम्प्लॉयड समवेयर, टू थिंक कि मैं और किस तरीके से इस चीज को बेटर करूं, इस प्रोडक्ट में और क्या सर्विसेज ऐड करूं, और क्या फीचर्स ऐड कर सकता हूं। सो ये सब चीजें जब आप सोचते हैं व्हाट मोर, या ऐसे करेंगे तो कैसा होगा, वैसे करेंगे तो कैसा होगा, तो ये सारी चीजें क्रिटिकल थिंकिंग ही है जो आपको वो डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। एंड व्हाई जस्ट दैट, टू ग्रो बिगर देन योरसेल्फ। जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचिंग्स है, बहुत सारे नॉन रिलीजियस स्पिरिचुअल टीचिंग्स है। सो उसमें आपको क्या चीज आपके साथ रेजोनेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑडियंस में कोई जैन लोग हैं या जो बिलीव करते हैं हम वेजिटेरियन ही सही चीज है, तो उनको पता है कि कुछ अगर कल्चर्स बोलते हैं कि जहाँ पे मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, तो आप उनके साथ ज्यादा बेटर रेजोनेट करते हो, क्योंकि शायद आपने बचपन से वो देखा ही, आपके दिमाग में वो चीज एकदम फिट हो गई कि हाँ, मुझे दूसरे जानवरों के प्रति हिंसा वाली चीजें नहीं करनी है, या उस तरीके से अपने लिए कुछ खाने पीने या पहनने के लिए मुझे नहीं चाहिए। सो लॉट ऑफ दीज डिसीजंस, जब भी आपके पास ऑप्शंस है, उन ऑप्शंस में से जब आपको पिक एंड चूज करना है, तो क्रिटिकल थिंकिंग आपके काम आएगी। एंड नाउ लेट अस गेट टू द टूल्स। सो हर बार की तरह हम आज भी काफी सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, एंड मैं एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती हूँ सबसे। सो आज हम 3 टूल्स के बारे में सीखेंगे। पहला जो है, एंड ये सारे फन टूल्स हैं। सो पहला जो है कि जब भी आपको कोई चीज किसी को एक्सप्लेन करनी है, आप इस तरीके से सोचिए कि मैं एक एस्ट्रोनॉट हूँ एंड मुझे जिसको एक्सप्लेन करना है वो एक एलियन है। सो उस एलियन को मैं वो चीज कैसे एक्सप्लेन करूंगा, उस एलियन को जिसको इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि अर्थ पे क्या चीजें हैं, क्यों है, क्या है। सो जब आप उसके और डिटेल में जाएंगे, एंड अब मैं वॉलंटियर्स चाहूंगी जो मुझे, मैं एक एलियन हूं, मुझे एक्सप्लेन करे कि चॉकलेट क्या होती है। सो एनी वॉलंटियर्स, इट्स अ फन एक्टिविटी, कोई सही कोई गलत नहीं है, हम सब मिलके ही एक्टिविटी करेंगे ताकि हम अलग अलग तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग इन अ फन मैनर सीखें। कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा कि चॉकलेट क्या होती है, या बारिश क्या होती है? चलो यार, बारिश तो सब क्या हो ही रही है, बताओ। एनी वॉलंटियर्स? ओके, सो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब वही है कि एलियन को आप किस तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, सो उस तरीके से आप उसको एकदम बारीकियों में जाइए। फॉर एग्जाम्पल,
अगर बारिश मुझे एक्सप्लेन करनी है तो मैं बोलूंगी कि आसमान से पानी गिर रहा है, तो एलियन मुझे पूछेगा आसमान क्या होता है, तो फिर मे बी मैं उसको बोलूंगी कि आसमान यानी जो ऊपर है वो आसमान होता है, तो फिर उसको समझेगा कि ओके आसमान। जैसे हमने कोई विलिया में देखा था कि जादू को कुछ भी भाषा नहीं आती थी, और उस जादू को धीरे धीरे करके जब उसको फिर फाइनली समझा कि उसको भूख लगी है, उसको एनर्जी चाहिए, उसको धूप चाहिए थी, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको हमारी हिंदी भाषा नहीं समझती थी जो ऋतिक और प्रीति जिंटा को आती थी। तो फिर फाइनली उसने पॉइंट किया था सन की तरफ और बोला था धूप, ऐसे सन की तरफ पॉइंट किया, और ये लोग ने जब धूप बोला तो फिर जादू को समझा कि हाँ मुझे धूप चाहिए, तो इसलिए वो बार बार धूप धूप बोलता था जब भी उसको एनर्जी की डेफिशिएंसी लगती थी। सो उसी तरीके से चॉकलेट को मे भी हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक खाने की चीज है जो स्वीट होती है, तो फिर वो बोलेगा कि स्वीट क्या होता है, तो उसको बोलेंगे कि इसको खा के अच्छा लगता है हमें। तो आप सोचिए कि एकदम उसको ब्रेक डाउन किस तरीके से करेंगे। ये सारी जो भी आ, हमारे आसपास की चीजें जो हमको फर्स्ट टाइम जब हम एक छोटे से बच्चे थे तब हमें बारिश कैसे समझी, कि बारिश समझी कि ऊपर है, हमने टच करके देखा, हमको फील हुआ कि पानी है, पानी गीला गीला है, ठंडा ठंडा कुछ ऊपर से पानी गिरा। तो आई एम श्योर कि कई बार जब ऐसे ही किसी हमारे ऊपर के फ्लैट पे से अगर उनके टेरेस पे से पानी गिरता था तो हमें लगते थे कि बारिश है, राइट। सो बारिश फिर फाइनली हमको रियलाइज हुई कि टेरेस पे से अगर किसी के पानी गिरता है वो बारिश नहीं है, बारिश है ना आसमान से जो गिरती है वो ही बारिश कहलाती है। सो इस तरीके से यू आर क्लियरिंग और क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट्स इन द माइंड ऑफ समवन जिसको वो कुछ भी नहीं आता है। सिमिलरली आपकी फेवरेट जगह क्या है, एंड दिस इज वेरी कॉमन, जब आपको अपने पेरेंट्स को कोई जगह पे जाने के लिए कन्विंस करना है, आप फॉर एग्जाम्पल अपने फ्रेंड्स के साथ आसपास कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि ऐसा क्या रखा है, वैसी जगह चाहिए ना, तो अपने घर के पास में भी ये जगह है, बट नहीं, फिर आप उनको एक्सप्लेन करते हो कि वहां पे ये चीजें स्पेशल है, एंड ऐसी चीजें यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, वहां पे भीड़ नहीं है, वहां पे पानी का अच्छा झरना है या लेक है, बोटिंग भी है, आउटिंग हो जाएगी। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू समवन कि क्यों ये चीज जरूरी है, क्या इसके फीचर्स है, दैट इज वेयर यू आर पुटिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग ब्रेन टू इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट टूल जो देखेंगे वो है एलिवेटर पिच। एंड एलिवेटर पिच हमने पिछले बार भी हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के वर्कशॉप में वापस से देखा था, एंड आज हम वापस से देखेंगे कि एलिवेटर पिच नेट नेट क्या होती है, कि आप किसी को अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में आप अपने बिजनेस को किस तरीके से उनको पिच करेंगे। तो जो टाइम हमें लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर से मे बी 5वें माले 6ठे माले तक जाने के लिए टाइम मिलता है, उतने टाइम में आप किस तरीके से अपने आप को, अपने बिजनेस को प्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट एलिवेटर पिच इज ऑल अबाउट। सो फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं, एंड ये बिजनेस क्यों यूनिक है। सो इसमें मैंने ऐसा क्या स्पेशल किया है विच मेक्स दिस बिजनेस सो यूनिक, एंड ये किसके लिए है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि ये मेरी पानी की बॉटल तो बहुत टाइप की होती है, बट मेरी जो है वो ग्लास की बॉटल है, एंड आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास बॉटल्स। तो वहां पे मैं आपको ये बताऊंगी कि आई एम अ एंटरप्रेन्योर, आई एम अ बिजनेस ओनर ऑफ बोरोसिल ग्लास बोरोसिल बॉटल्स, एंड व्हाट आई डू, आई मेक दीज ग्लास बॉटल्स जो 900 ml की कैपेसिटी रखती है। व्हाट मेक्स मी यूनिक, ये बोरोसिलिकेट ग्लास है। तो बाकी जो नॉर्मल ग्लास होता है वो बहुत पतला होता है, इसको आप थोड़े जोर से भी रखेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बहुत इजीली तड़क नहीं पाएगा, बहुत इजीली क्रैक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। सो इट इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट, इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बट इट्स अ लॉन्ग लाइफ प्रोडक्ट। एंड हाउ डू यू डू इट एंड हु डज इट अफेक्ट, इट अफेक्ट्स ऑल द पीपल जिनको अपने हेल्थ की परवाह है, जो प्लास्टिक की बोतल में नहीं पीना चाहते, बट मे बी कॉपर बॉटल या जो अपने मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें भी नहीं पीना चाहते। दे वांट अ मटेरियल जहां पे वो अपने पानी को स्टोर कर सके, बट विच डज नॉट हार्म द हेल्थ। सो प्लास्टिक की बोतल में कई बार हमने सुना है कि लीचिंग से वो हमें अफेक्ट करता है, एंड अल्टीमेटली वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक होके हमारे ही सिस्टम में जाता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई पीपल शुड स्विच टू ग्लास बॉटल्स। सो उस तरीके से आप अपना एलिवेटर पिच दे सकते हैं। सो एलिवेटर पिच में आपको एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में
बताना है that I am a maker of these glass bottles which will not have any health effects and they are more sturdy than any other glass bottle you have ever seen. So इस तरीके से within like 20 seconds मैंने बताया कि मैं क्या चीज को बनाती हूँ अपनी फैक्ट्री में एंड क्या इसको सेपरेट करता है बाकी प्रोडक्ट से जो मार्केट में अवेलेबल है. एंड अगेन सो ये तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से था, बट बिकॉज हम क्रिटिकल थिंकिंग ऑल्सो इन आवर डेली लाइफ देख रहे हैं, सो एलिवेटर पे जब आप डिटेल में जाके सोचते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा करेंगे, क्या ऐसा करेंगे, इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन योर डे टू डे एक्टिविटीज. लाइक गोवा के लिए परमिशन लेना है, सो हमें क्यों गोवा जाना है. तुम्हें किसी से फेवर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अपने बिजनेस के लिए ही अगर तुम्हें पूछना है कि आप मुझे इससे कनेक्ट कर सकते हो क्या. फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरे ग्लास बॉटल के बिजनेस के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए जो इसको कवर करें. तो मैं मेरे फ्रेंड्स में मैं पॉल सर से पूछूंगी कि सर आप किसी को जानते हैं क्या कि जो कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाता है, एंड यू नो इट विल बी अ बिग हेल्प. बिकॉज इंस्टेड ऑफ मी गोइंग आउट एंड फिगरिंग आउट, अगर मुझे कोई मिल जाता है जो किसी के पहचान के थ्रू है तो वो बड़ी हेल्प हो जाएगी. प्लस रेट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एक समवेयर एक फेथ आ जाता है कि ये मुझे ठगेगा नहीं, ये मुझे चीट नहीं करेगा. सिमिलरली अगर आपके पास कोई अपनी बिजनेस की आइडिया है, कोई ब्लॉग की आइडिया है, कोई बुक की आइडिया है, वहां पे भी आपको ये चीजें हेल्प करती है. बिकॉज आपको पता है कि मेरी आइडिया वर्सेस दूसरी आइडियाज में मेरी आइडिया इतनी अच्छी क्यों है, या मार्केट में जो इतनी 10-15 आइडियाज है उनमें क्या कमी है जो मेरी आइडिया इसलिए स्टैंड आउट करती है उनमें से. सो दैट इज व्हाट एलिवेटर पिच इज ऑल अबाउट. या अगर कल जाके आप कोई पेटेंट भी प्रोसेस को कोई पेटेंट करना चाहते हो, आपके कोई इन्वेंशन को पेटेंट करना चाहते हो, प्रोडक्ट को पेटेंट करना चाहते हो, अगेन वहां पे आपको एलिवेटर पिच की काम आएगी, क्योंकि तब आपको सोचना रहेगा कि क्या है मेरे इसमें जिसको मैं एकदम नैरो डाउन करके. सो पेटेंट उसी चीज में मिलते हैं कि इट इज अ वेरी वेरी नैरो डाउन काइंड ऑफ थिंग, ताकि देर इज नॉट लेस एम्बिग्यूटी, देर इज नॉट मच एम्बिग्यूटी, बट उसके साथ साथ ये क्योंकि आपका एक खुद का इनोवेटिव आइडिया है, यू शुड ऑलवेज गेट क्रेडिट वेन एवर समवन इज यूजिंग इट. सो आपके पेटेंट को कोई अगर अपनी फैक्ट्री में यूज करता है तो आपको उसका रॉयल्टी मिलेगा या वन टाइम फी मिलेगी. तो वो कारण है कि पेटेंट भी बहुत अच्छे तरीके से नैरो डाउन तरीके से करना जरूरी है, ताकि लोग उस चीज को जब भी यूज करें तो वो आपको ही वापस से क्रेडिट हो जाए, एंड देन आप उस चीज से रिलेटेड नेम, फेम एंड मनी, वो सारी चीज आपको मिल सके. Okay, so the second tool for today was about the elevator pitch, and the third tool is about what if. So this is about scenario analysis, and अब मैं इसके लिए सबसे पहले एक volunteer चाहूंगी, because as I said this has to be a an interactive session, वरना ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा ये कंडक्ट करने में. So कोई volunteer. एंड सारी चीजें सिंपल है, सो कोई सही गलत ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड हम इतने बार एक दूसरे से मिल चुके हैं, अब इसके बाद अगर किसी को मुझसे डर लगता है तो आई डोंट नो. यस, वॉलंटियर प्लीज. Yes, ma'am. ओके, सो मुझे एक चीज बताओ कि व्हाट इफ यू वोक अप वन मॉर्निंग टू डिस्कवर कि तुम एक अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई हो. तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा दिन, क्या करोगी क्या नहीं करोगी, क्या है बताओ. या चलो वो भी नहीं, अगर और बहुत ही सिंपल चीज चाहिए, कम क्रिएटिव चाहिए, तो अगर बिजली नहीं रहती, जो लोड शेडिंग वगैरह होता है, बट अगर बिजली ही नहीं रहेगी, कोई बहुत मेजर फॉल्ट आ गया, तो बताओ तुम्हारी लाइफ किस तरीके से अफेक्ट होगी और तुम क्या करोगी, कैसे करोगी. इतनी सारी जो इस पे मूवीज बनती है. सो व्हाट इफ से आप अपना दिमाग खोल रहे हो, यू आर ओपनिंग योर माइंड टू इनन्यूमरस पॉसिबिलिटीज. सो बताओ मुझे, या इनमें से जो भी तुम्हें पसंद है उस टॉपिक पे मुझे बताओ. अगर लाइट का प्रॉब्लम है हमारे घर में तो हम मोबाइल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए लाइट लगती है. उसके बाद टीवी नहीं देख सकते, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई मूवी नहीं. एज अ सिंपल लाइफ के आउटडोर गेम खेले,
अभी बच्चे कोई आउटडोर गेम नहीं खेल रहे क्योंकि वो मोबाइल में लगे रहते, खाली ऑनलाइन गेम खेलते। ओके, उसके बाद अब ये एक दिन बिजली नहीं थी, अब सोचो अगर 3 दिन बिजली नहीं है तो क्या करोगे? तो 3 दिन बिजली नहीं है तो अब तक तो मोबाइल जवाब दे देगा, फिर अब क्या करना शुरू करोगे? सोचो तुम्हारे दिन में क्या क्या चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। सुबह उठोगे, लाइट ऑन करते हो तो अब तो अंधेरा ही रहेगा, तो तुम्हें कहीं से कैंडल्स ढूंढ ढूंढ के लानी पड़ेगी, दिए जगाने पड़ेंगे। तो एकदम डिटेल में जाओ। जब तुम उस चीज में एकदम ऐसे घुस जाओगी ना, दैट इज व्हेन यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि ठीक है अब बिजली नहीं है, मे बी अब हर दिन खाना जब बनाते हैं तो मिक्सी एक बार यूज होती है, मिक्सी नहीं है तो अब तुमको देखना पड़ेगा कि वापस कैसे करेंगे। तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते जाएंगे। तो और बता, और क्या तुम्हारे लाइफ में चेंजेस आएंगे बिजली नहीं रहेगी तो? अगर अगर कुकिंग के वक्त मिक्सी नहीं, लाइट की वजह से हम मिक्सी यूज नहीं कर सकते, तो जैसे पुराने ईयर्स में हम वो बेसल मोटर यूज करते थे, वो हाँ कर सकते हैं हम। उसके हाँ। बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी का, अगर गैस हमारा खत्म हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी पे हम नहीं कर सकते, तो हम चूल्हा जला सकते हैं। हम्म। और उसके बाद अगर खाना खाते वक्त किसी को फैन की जरूरत होती है, तो हम वो हाथों का पंखा चला सकते हैं। तो फिर अब मुझे बताओ, तुमको ही खाना खाना है, तुमको ही हाथ का पंखा अगर चलाना है, तो फिर अब 3 दिन हो गए पर अब 30 दिन तक बिजली नहीं है, तो क्या तुम फिर सोचना शुरू करोगी कि अब इन चीजों में से ऑटोमेट में क्या कर सकती हूँ या अलग अलग तरीके से? क्योंकि 1 दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, 4 दिन ठीक है, पर 4 दिन बाद तो फिर सबको पंखा करते करते थक ही जाएंगे। तो फिर क्या तुम बाद में फिर सोचना शुरू करोगी कि अब इस पंखे को मे बी मैं पेडल के जरिए से, जैसे आजकल वो साइकिल्स आ गई है जहाँ पे आप खुद अपना आटा पीस सकते हैं, तो उस टाइप से फिर आई एम श्योर तुम चीजें सोचना शुरू करोगी कि अब ये ही लाइफ है, तो अब इसमें से और किस तरीके से नई नई या अच्छी चीजें या अपने प्रोसेसेस को मैं ऑटोमेट करूं। अगर मिक्सी नहीं है तो ठीक है, ये तो कर रहे हैं, पर उसको और क्या तरीके से मैं बदल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो तुम में से कितने लोग जानते हैं, बट एक ऐसा पानी की बोतल में क्लोरीन डाल के, पानी, क्लोरीन और शायद एक और कोई केमिकल है, और उसको फिर धूप में रखते हैं, और फिर बाद में रात को या अंधेरे में जब वो लाते हैं तो सन से वो चार्ज हो जाता है, और फिर बाद में जब आप उसको लाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ऐसे बहुत अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे जब हमारे दुनिया में अगर बिजली रही ही नहीं। सो क्रिटिकल थिंकिंग का मेन इंटेंशन ही ये है कि आप जो अभी अपने कंफर्टेबल जोन में हो, कंफर्ट जोन में हो, उसके बाहर जब आपको फेंक दिया जाएगा तब आप कितनी स्पीड से आप चीजें को अडॉप्ट करना शुरू करोगे और अपनी लाइफ को अडेप्ट करना शुरू करोगे। क्योंकि बिजनेस में यही होता है, हर दिन एक जैसा नहीं रहेगा, प्लस बिजनेस अच्छा चल रहा है पर कल जाके बाजू में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फार्मेसी की भी दुकान खोली है, आपकी दुकान जो है कल 3 महीने बाद जाके, आज उस नुक्कड़ पे एक आपकी ही दुकान है, पर 3 महीने बाद जाके सपोज किसी ने वापस उधर एक दुकान खोली, तो आपका बिजनेस डेफिनेटली अफेक्ट होगा। तो व्हाट इफ सिचुएशन आपको तभी हेल्प करेगी कि इसकी भी दुकान है, मेरी भी दुकान है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी चीजें अच्छी हो, या वो मेरे कस्टमर्स को क्यों खा जा रहे हैं। हो सकता है कि जो कस्टमर्स उसके पास जा रहे हैं उनके घर से वो पास है, ठीक है, उसको तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मे बी तुम उसके लिए बोल सकते हो कि आप उसकी दुकान तक भी मत आओ, मैं आपको घर पहुंच सर्विस दूंगा। सेकेंड चीज ये हो सकती है कि वो ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, हर बिल पे 5% का डिस्काउंट दे रहा है, 5% का, तो तब आप बोल सकते हो कि अगर ये 5% का डिस्काउंट दे रहा है तो मैं शायद 6% का डिस्काउंट दूं, या मैं भी 5% का डिस्काउंट दूं, तो मेरे जो कस्टमर्स थे वो वापस मेरे पास आना शुरू होंगे, रादर देन किसी नए बंदे के पास जा रहे हैं। हो सकता है कि वो दवाइयों के अलावा अपने दुकान में नाश्ता पानी की चीजें भी रखे, स्टेशनरी भी थोड़ा रखे, तो एक बार कोई उसकी दुकान में गया तो उनको जो जो चीजें खरीदनी, काफी सारी चीजें एक ही दुकान से खरीद पाते, जबकि आपकी दुकान में आके सिर्फ उनको दवाइयां मिलती है और कुछ भी नहीं, जबकि उनको अगर चिप्स वगैरह भी चाहिए वो भी सब उनके यहाँ है।
तो व्हाट इफ सिचुएशन इज नॉट जस्ट कि आप ऐसे ही कुछ चीज सोच रहे, बट इन रियल लाइफ आपको ये बहुत 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 जरूरी है और बहुत काम आएगी कि आपके लाइफ में अगर इस तरीके की चैलेंजेस आते हैं आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, तो आपके पास विकल्प क्या है, ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, और उन ऑप्शंस में से आपके लिए पॉसिबल क्या है। जैसे मैंने कहा कि केमिस्ट की अगर आपकी दुकान है और दूसरा है तो आप बोल रहे हो घर पोस्ट सर्विस, बट मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है, ना मेरे पास बाइक है, ना कार है, ना साइकिल है, तो वो तो मैं कर ही नहीं सकती, तो मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या कर सकती हूँ। तो फिर जब वो देखते हैं कि उसकी दुकान में चिप्स और ये सब भी रख रहे हैं, पर तुम्हारी दुकान तो छोटी है, उसकी दुकान बहुत बड़ी है, वो इतनी सारी चीजें रख सकते हैं, तुम शायद नहीं रख सकते, फिर तुम्हें वापस से सोचना पड़ेगा कि ये भी मेरे काम का नहीं है, मुझे और सोचना पड़ेगा। मे बी आप अपने कस्टमर से बात करोगे कि उनकी दुकान में आप क्यों जा रहे हो, कुछ और अच्छा है, शायद उनका स्टाफ अच्छे से प्यार से बात करता है, आपका स्टाफ भाव खाता है, या बहुत जल्दी आपको दवाइयां नहीं देता, लोगों को ऐसे कतारें हो जाती है, लाइंस लग जाती है, बट उनको दवाई मिलने में टाइम लगता है, या आपकी जो है वो काफी पुरानी हो जाती है दवाइयां, नियर एक्सपायरी आ रही है, उनकी जो दवाइयां है 2-2 3-3 साल की एक्सपायरी है, एकदम फ्रेश फ्रेश स्टॉक है, सो उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर है और आपका नहीं है। सो बहुत सारे इस तरीके की सिचुएशंस आप व्हाट इफ अपने आप को पूछ पूछ के डिसाइड कर सकते हैं, एंड उस हिसाब से आपका जो भी बिजनेस प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है, वहां पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, सो आज के इसमें हम लोग ने 3 टूल्स ही सीखने थे जो हमने सीखे। पहला था कि अगर आपको कोई चीज एलियन को एक्सप्लेन करनी है तो आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आपको तब एकदम आपके फीचर्स में जाना पड़ेगा, एंड एलियन को एक्सप्लेन करने वाली जो तरकीब है वो ज्यादा हेल्पफुल होती है जब आपको अपनी बिजनेस आइडिया किसी को पिच करनी है, क्योंकि तब आप अपने बिजनेस के, आपके प्रोडक्ट के, आपके सर्विस के सारे फीचर्स ढूंढना शुरू करते कि कैसे मैं इसको और कन्विंस करूं, कैसे मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, सब एम्बिग्यूटी में हटा दूं। सो वो एक हमने एलियन वाला एक्सरसाइज देखा। सेकंड जो था वो था एलिवेटर पिच, जो आपको आपके इंटरव्यू से लेके आपके बिजनेस आइडिया को फंडिंग के लिए पिच करने में हेल्पफुल होता है। एंड तीसरा चीज जो हमने अभी देखा वो था व्हाट इफ सिनेरियो या सिचुएशन, एंड ये 3 टूल्स थे। एंड कल हम लोग जो देखेंगे वो और फर्दर डिटेल में जाके किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एक डेली बेसिस पे पूछने चाहिए जब भी हमें कोई डिसीजन लेना रहता है क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर। सो उसमें जैसे टॉपिक्स है फेयरनेस, क्या ये सबके लिए फेयर होगा, क्या इसमें एम्बिग्यूटी नहीं है, क्लैरिटी है। सो ऐसे करके 7-8 पॉइंट्स है जो हम वो 7-8 पॉइंट्स को डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल्स कि किस तरीके से आप एकदम साउंड, रीजनेबल, लॉजिकल डिसीजन ले सकते हैं विदाउट गेटिंग मैनिपुलेटेड, बिना उल्लू बने। सो विद दैट आई फिनिश माय डे 1 टुडे, एंड अभी जिसको कुछ क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, सब वो सारी चीजें अभी आंसर कर सकते हैं। एंड हाँ, मैंने ये इमेज यहाँ पे क्यों डाली थी, सो एप्पल तो बहुत बार पेड़ से गिरे थे, बट इट वाज ओनली न्यूटन जिसने उस पर क्रिटिकली सोचा था, एंड हु थॉट कि एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया, एंड दैट इज व्हेन उसने फिर ग्रेविटी के बारे में सोचना शुरू किया, एंड फाइनली ही बिगैन फिगरिंग इट आउट कि हाँ ग्रेविटी होती है जो पूरे दुनिया में हर चीज को ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ खींचती है। सो दैट इज व्हाट मेड न्यूटन सो डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। Yes, from participant side, anyone having a questions? यार और तुम लोग ना थोड़ा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, बिकॉज वरना स्पीकर को उतना मजा नहीं आता है।
क्योंकि मैंने काफी सारे टूल्स इसीलिए वैसे रखे थे ताकि हम इसको एक बहुत इंटरैक्टिव तरीके से करें, एंड शायद वो भी एक कारण है कि हमने आज काफी जल्दी रैप अप कर लिया ये सेशन को, बिकॉज आई वाज होपिंग कि हम इसको बहुत पार्टिसिपेटिव तरीके से, बिकॉज दैट एलियन एक्टिविटी वाज अ लॉट ऑफ फन, एंड उसके साथ साथ एलिवेटर पिच के भी हम एग्जाम्पल्स लेते थे. सो आज का जो था वो ठीक है, बट कल भी आई होप कि हम एक इंटरैक्टिव तरीके से करेंगे, बिकॉज देन इट इज गोइंग टू मेक सेंस. मैं यहाँ पे आके अगर सिर्फ बोलना चाहूँ तो फिर आप बुक्स या वेबसाइट बहुत सारे अलग अलग है, बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम अपने थॉट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं एंड साथ साथ सीख सकते हैं. आपकी कुछ चीजों से मैं कुछ नया सीखूंगी, मेरी कुछ चीजों से आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो कल से हम इस चीज को और थोड़ा इंटरैक्टिव बनाएंगे प्लीज. वो जो ड्रीम में जो कार्टूनिस्ट बनता है, कौन सा सर? रात के 1 बजे समझो दिमाग में आ गया कि हम कार्टूनिस्ट बन गए, कुछ तो चेंज हो गया अपना. सर आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है मुझे. आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही है, तभी मेरे को मतलब समझ नहीं रहा हाँ, था. हाँ वो एक एग्जाम्पल दिया था आपने हाँ कि रात के 1 बजे ड्रीम में ऐसा हो गया है कि हम चेंज हो गए, कार्टूनिस्ट बन गए, हाँ फेवरेट हाँ कार्टूनिस्ट. हाँ तो उस हाँ. सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या है? हमें समझ में नहीं आ गया वो. नहीं, सो उस एक्टिविटी का मतलब यही है, व्हाट इफ में आपको सारी पॉसिबिलिटीज सोचती हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा फेवरेट कार्टून बन गई, तो एक तो मेरा फेवरेट कार्टून क्या है, मेरे बहुत सारे हैं एक्चुअली, बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलो टॉम एंड जेरी लेता है, अगर मैं टॉम रही तो मैं क्या करूंगी वर्सेस अगर मैं जेरी रही तो मैं क्या करूंगी. तो अगर मैं जेरी रही तो मैं डेफिनेटली टॉम को बहुत और नए नए तरीके से परेशान करूंगी, बट अगर मैं टॉम रही तो मे बी मैं ऐसे सोचूंगी कि शायद जेरी के साथ अब चलो सुलह कर लेते, कब तक ये भागा दौड़ी करेंगे, कितना करेंगे. सो उस एक्टिविटी का इंटेंशन ये था कि एकदम लाइट हार्टेड तरीके से, बट इस सिंपल कॉन्सेप्ट को समझे कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है. सिर्फ मैंने ये कहा या आपने ये पढ़ा इसलिए यही दो हमारे पास ऑप्शंस है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. यस, इंटरनेट पे आजकल बहुत बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, बहुत सारे चीजें हमें समझ में आती है, बट फिर उस चीज में से हम सही क्या है गलत क्या है ये कैसे समझेंगे, या तो खुद के एक्सपीरियंस से या तो किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से, अगर हम एक साउंड डिसीजन लेना चाहते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल जो मैं हमेशा कहती हूँ कि सबको बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स जितने लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, खासतौर से अगर वो उसी फील्ड में है तो इवन बेटर, बिकॉज उनको वो प्रैक्टिकल नॉलेज है. एंड इवन अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो बुक से आप ये सीख सकते हैं कि वो थिंकिंग आप अपने अंदर कैसे इनकलकेट करें. देखो सोच रहे पिछले हजारों सालों से लोग सोच ही रहे हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ही रहे हैं. आज के जमाने में हमारे पास इतने तेजी से हमारी दुनिया बदल रही है कि उतने ही तेजी से हमारे प्रॉब्लम्स भी बढ़ रहे हैं. 10 साल पहले सर आई थिंक यू विल अग्री विद दिस कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड हमने कभी इतना कुछ सुना नहीं था, एंड अगर होता भी था तो वो सीरियस और काफी उस टाइप के इश्यूज अगर होते थे तो होते थे. बट आज आप देखेंगे तो कितने छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हम कोप अप नहीं कर पाते, हमें हमारे इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, हमें रोना आ जाता है, हमें चिड़चिड़ होती है, हमको हमारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, हमको हमारे फैमिली अच्छी नहीं लगती. तो ये सारी चीजें इंस्पाइट ऑफ अस हैविंग एवरीथिंग, क्या चीजें नहीं है आज हमारे पास पर फिर भी है. सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टुडे, जब उनके पास अब इतने क्रॉस रोड्स आने वाले हैं, जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो पीजी करना है, जॉब लेना है, बिजनेस करना है. ओके जॉब लेना है, किस टाइप की कंपनी में जाना है. ऐसे नहीं हो कि क्योंकि जॉब चाहिए तो मैं कोई भी जॉब में चले जाऊं. पता चला आपने बोला कि मैं सेल्स में जा रहा हूँ, बट सेल्स इज समथिंग जो मुझे करते ही नहीं आएगा या मैं उस चीज के लिए ओपन ही नहीं हूँ, तो देन सेल्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आप उधर जाके फ्रस्ट्रेट ही होने वाले हो. या तो आप अपने अंदर वो स्किल बनाओ कि सेल्स तो हर जगह करना है, मुझे खुद को भी बेचना है, प्रोडक्ट को भी बेचना है, हर जगह आपको लोगों को कन्विंस करना ही पड़ेगा.
सो दिस इज व्हाई क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट, टू अंडरस्टैंड कि क्योंकि सब कह रहे हैं कि मार्केटिंग में जाना चाहिए, फ्रीलांस बनना चाहिए, फ्रीलांसर बनना चाहिए, तो दैट डज नॉट मीन कि वो सबके लिए सही है। एक ट्रेंड आती है, सबके लिए आती है, सबको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, वो शायद सही नहीं है। अगर आपके पास बहुत थोड़ा सा पॉकेट मनी है एंड आप अपने लिए बाइक खरीदना चाहते हो, तो क्या मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालो? नहीं, क्योंकि आपके लिए बाइक खरीदना बहुत जरूरी है ताकि आपका डेली ट्रैवल इजी हो जाए, जो आप अदरवाइज रिक्शा लेके जा रहे हो या किसी के साथ बैठ के जा रहे हो। सो दैट इज वेयर क्रिटिकल थिंकिंग कम्स इन प्लेस, कि मुझे अगर ठीक है क्रिप्टो में भी डालना है, मे बी मेरे पॉकेट मनी का एक 1 out of 10 मैं डालू। फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 रुपए तो शायद सिर्फ 100 रुपए डालू, बट 900 रुपीज सेव करूं। बट 900 में से भी अगर मैं बोलूं सेव करूं तो मैं फ्रेंड्स के साथ कभी बाहर जा ही नहीं पाऊंगी। तो उस 900 में से भी मुझे सोचना है कि मैं शायद सिर्फ 300 मंथ में स्पेंड करने के लिए, बट 600 रुपए मेरी बाइक के लिए डालू। दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग, दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग every single day of our life. So critical thinking is going to help you take these sound decisions. करेक्ट मैडम, ये मेरे ख्याल से गोल सेटिंग से भी रिलेटेड है। बिल्कुल सर। सो गोल सेटिंग से रिलेटेड है, पर्सनल हेल्थ, पर्सनल फाइनेंस, हर चीज से रिलेटेड है। मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो क्यों, और जो भी चीज मैंने डिसाइड की, अब क्या चीजें से डिफिकल्टी आ सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल जो लोग मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो देख रहे होंगे कि अभी हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला एक वीडियो चल रहा है, जिसमें मेरे एक फ्रेंड ने बोला है कि उसको हेल्दी होना है। तो मैंने बोला हेल्दी यानी क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं हेल्दी नहीं, मुझे 2 किलो वजन घटाना है 3 महीने में। तो फिर 2 किलो वजन 3 महीने में अगर घटाना है, बट आपका ईटिंग हैबिट सेम है और आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या 2 किलो घटेगा? नहीं। तो आपको ये भी सोचना है कि कैलोरीज कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी आउट हो रही है, एंड उस हिसाब से ये चीजें होगी। तो मे बी आपको शायद जॉगिंग शुरू करना पड़ेगा, या ओवरऑल जंक फूड पे थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज बढ़ गया, थोड़ा सा जंक फूड कम हो गया, टुगेदर एकदम डेडली कॉम्बिनेशन होगा। सो आपको 2 घंटा जिम करने की जरूरत नहीं है, आप शायद 1 घंटे की वॉक या जॉगिंग, बट आपका जंक फूड कम करके। सो दिस इज अगेन इवैल्यूएशन, क्रिटिकल थिंकिंग, कि मैं किस स्टेज में हूँ। जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड को वजन घटाना था और वो जिम गया, या उसने एक क्रैश डाइटिंग की और उसका 2 किलो वजन घटा, क्या मेरे केस में वो अप्लाई होता है? दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। सही, बहुत अच्छा है ये टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। जिस कौन से भी एरिया में हम काम करना चाहते हैं उसका बारीकी से एकदम माइन्यूट स्टडी करके जो भी प्रॉब्लम फ्यूचर में आने वाले हैं उसको एंटिसिपेट कैसे कर सकते हैं, इसका सब बारीकी से अगर स्टडी करें तो ये क्रिटिकल थिंकिंग टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे तो। क्योंकि जितने भी सेमिनार्स, जितने भी आप बाकी की स्किल्स है, वैसे ही इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप इसमें उतने अच्छे होंगे। सो जैसे मैंने वो 2 एग्जाम्पल्स के जरिए बताया है कि डेटा किस तरीके से रिप्रेजेंट करके लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं। सो आजकल भी आप जब देखेंगे ऑनलाइन, फेसबुक पे बोलिए, ट्विटर पे बोलिए, या व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बोलिए, इतने रिलीजन से लेके डिवाइड क्रिएट किए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को लेके डिवाइड क्रिएट किए जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारी फेकिंग न्यूज फैल रही है, पर सब न्यूज में से मुझे वो भी सोचना जरूरी है कि मैं जो आइडियोलॉजी को बिलीव करती हूँ उससे रिलेटेड भी फेकिंग न्यूज आ सकती है। सिर्फ जस्ट बिकॉज अगर मैं प्रो हिंदू हूँ या प्रो मुस्लिम हूँ या प्रो बीजेपी हूँ या प्रो कांग्रेस हूँ, तो मैं सोचूं कि नहीं, मैं जिसको बिलीव करती हूँ उससे रिलेटेड सारी न्यूज सही है और दूसरे से रिलेटेड सारी न्यूज गलत है। तो ये भी एक बहुत गलत चीज है, एंड इससे हम हमारा दिमाग बहुत गलत तरीके से उसको मोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम एक एक्सट्रीम बनते जा रहे हैं। तो हम जो सहन करने की भावना रहेगी वो एकदम कम हो जाएगी, एंड हमने जो ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग इमोशनल इंटेलिजेंस में देखा था कि आप ब्लैक या तो व्हाइट में ही लोगों को देखेंगे, आप सोचेंगे कि या तो अच्छे होते हैं या तो बुरे होते हैं लोग। सो इफ अगर आई एम एंटी मुस्लिम तो मैं बोलूंगी कि सारे मुस्लिम्स खराब है, इफ आई एम एंटी हिंदू मैं बोलूंगी सारे हिंदू खराब है, पर ऐसा नहीं है।
ऐसा कतई नहीं है, कभी भी नहीं है। ना आज होगा, ना अगले 20 साल बाद होगा, ना अगले 100 साल बाद होगा। कोई भी एक कम्युनिटी खराब हो ही नहीं सकती, बिकॉज कम्युनिटी किससे बनती है? आपसे और मुझसे। तो ये चीजें भी क्रिटिकल थिंकिंग है कि आपको समझना है कि जो आपको मैसेजेस आ रहे हैं उसमें कितना वैलिडिटी है, कितना तथ्य है। जो मॉर्फ वीडियोस या बहुत पुराने वीडियोस को आज का वीडियो बना के लोग भेजते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं कि क्या ये चीज मुझे किसी ने फॉरवर्ड की है वो सही है कि नहीं सही है। सो अगेन दैट इज क्रिटिकल। न्यू ईयर बिगिनिंग में अगर सभी स्टूडेंट ने ये सेमिनार का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें वो प्लानिंग कर सकते हैं और अचीव भी कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा। और किसी को कुछ पूछना है? फैकल्टी, फ्रॉम फैकल्टी मेंबर्स, स्टूडेंट, सेकंड ईयर। विचारायचं आहे मला? सेल्फी ले लेंगे फिर? बिल्कुल सर। सारे लोग अपने कैमरास ऑन कर दो, आज की हम सेल्फी ले लेते हैं। जरा लवकर लवकर। सर आप ले लवकर रहे ऑन हैं कर। ना? जी मैडम? आप ले रहे हैं ना सेल्फी? हाँ ले लेता हूँ, आप भी ले लीजिए। ओके। चालू करा कैमरा। सर्वांनी आपला कॅमेरा चालू करा, ऑन करा। तो जैसे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के इसमें भी होमवर्क जैसे किया था कि व्हाट फिल्स माय कप, पहले दिन हमने किया था। तो आज भी मैं चाहूंगी कि आप सब लोग सोचिए व्हाट इफ, या तो एलियन वाला एग्जाम्पल या तो एलिवेटर पिच, इन तीनों में से कोई भी एक चीज को आज सोचो एंड उससे रिलेटेड अपने अराउंड ऑब्जर्व करना शुरू करो। या अपने दिमाग में अगर कोई आइडिया है कि मुझे ये ब्लॉग खोलना है, ये बिजनेस खोलना है, ये इंस्टाग्राम का पेज खोलना है, ये होम बिजनेस शुरू करना है, तो उससे रिलेटेड सोचना शुरू करो कि आपका बिजनेस क्यों लोग आना चाहिए उस पे, एंड एलिवेटर पिच उसके हिसाब से करो। ताकि कल अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको एक फोरम जैसे ट्रीट करो जहाँ पे आपको फॉर फ्री ये डिस्कशन करने मिल रहा है। सो आपके दिमाग में जो भी आइडियाज है, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आपको कुछ नया सीखने मिलेगा, या आपकी आइडियाज और स्ट्रांग हो जाएगी और आप एक और स्टेप आगे हो जाओगे अपने बिजनेस या अपनी आइडिया को रियल या रियलिटी बनाने के लिए। सो आई होप कि सारे बच्चे जो है एंड इंक्लूडिंग फैकल्टी मेंबर्स, व्हाई नॉट, कि सबको ही अपना कुछ ना कुछ नया शुरू करना रहता है। तो इन तीनों एंगल से आप सोचिए, कोई भी एक चीज को पिक करिए एंड उस एंगल से आज दिन भर अपने सोचिए अपनी आइडिया पे कि कैसे मुझे करना है। ओके। यस, ओके, बाय बाय, कल मिलेंगे। बाय बाय। बाय मैम।
बंद केल्यानंतरच बंद होईल. इथं मी बंद केलं तर बंद होते. इथूनच बंद करा. बटनच घेतली. बंद केलं. सेव्ह केलं.